नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम साइकोलॉजी पढ़ रहे थे। साइकोलॉजी की सेकंड यूनिट अधिगम चल रही थी और अधिगम में चल रहा था अपने सीखने की विधियां। तो सीखने की विधियां पढ़ रहे थे हमने। ए विराम तथा विराम विधि पढ़ ली, पूर्ण तथा अंश विधि पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे साभिप्राय तथा प्रासंगिक सीखना। ठीक है, तो साभिप्राय सीखना और प्रासंगिक सीखना ये क्या होता है? तो साभिप्राय जैसे नाम से स्पष्ट है, साभिप्राय में क्या चल रहा है? से धन अभिप्राय। ठीक है, अभिप्राय का मतलब होता है किसी कारण, मतलब इसका क्या अर्थ है, मतलब किसी अर्थ को लेकर सीखना। मतलब जब सीखने वाला बालक अपनी इच्छा से एक निश्चित उद्देश्य के साथ किसी कार्य या पाठ को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? साभिप्राय सीखना कहते हैं। जैसे अपन अभी पढ़ रहे हैं, अपन ये जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इस साइकोलॉजी का हम अध्ययन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें किस में चयन होना है? हमारा सेकंड ग्रेड में। हम ये चाहते हैं कि हमारा चयन किस में हो? सेकंड ग्रेड में हो। अर्थात हम किसी निश्चित उद्देश्य को तय करके यदि कुछ सीखते हैं तो उस प्रकार से सीखने को हम क्या कहते हैं? साभिप्राय सीखना कहते हैं। प्रासंगिक सीखना, प्रासंगिक का मतलब क्या होता है? प्रासंगिक मतलब जैसे अचानक, एक तरीके से। ठीक है, प्रासंगिक। तो प्रासंगिक सीखना ऐसे होगा कि जब हम हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है और नहीं अपनी कोई इच्छा होती है, लेकिन अचानक ही हम कुछ सीख जाते हैं, रेंडमली हम कुछ सीख जाते हैं, तो वो आता है साभिप्राय, इसमें प्रासंगिक सीखना में। अब साभिप्राय सीखना में क्या क्या आएगा? जैसे अपन किसी सेकंड ग्रेड की कोचिंग कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं, ग्राम सेवक, पटवार, पुलिस की कहीं जाते हैं, उसके लिए निश्चित विषय वस्तु सीखते हैं, तो वो अपना आ गया साभिप्राय सीखना। ठीक है, और प्रासंगिक सीखना मतलब अचानक सीखना। जैसे अपने जीवन में कोई घटना घटित होती है और उससे हम कुछ सीख जाते हैं, तो हम ये तो नहीं चाह रहे थे कि भाई हम इसको सीखें, हमारा कोई निश्चित उद्देश्य भी नहीं था और ना ही हमारी कोई इच्छा थी कि हम जीवन के बारे में कुछ सीखें, लेकिन फिर भी कोई घटना ऐसी घटित हुई कि अचानक हमको कुछ सिखा कर चली गई, तो वो क्या कहलाएगी? प्रासंगिक सीखना। ठीक है, अब देखो प्रासंगिक सीखना किसे कहते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ। यदि कोई व्यक्ति किसी पाठ या विषय को बिना किसी उद्देश्य या इच्छा के सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रासंगिक सीखना कहते हैं। आगे बात समझ में? आगे देखो, आगे है अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम की प्रक्रिया मतलब प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो अधिगम की प्रक्रिया कैसे होती है? अधिगम कैसे होता है? अधिगम किन किन चरणों से गुजरकर मतलब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, और व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। तो इसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। अधिगम क्या है? अधिगम एक व्यापक मानसिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अब संज्ञानात्मक क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिया था। संज्ञानात्मक, एक होता है भावात्मक और एक होता है क्रियात्मक। ठीक है, इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। यदि वीडियो नहीं देखें तो पहले पिछले वाले वीडियो देखो जाकर। ठीक है, तो ये क्या है? व्यापक मानसिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसमें निरंतरता का गुण पाया जाता है और विभिन्न चरणों से गुजरकर यह प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि जो ये अधिगम होता है ये ऐसा नहीं कि भाई एक स्टेप में कंप्लीट हो गया। ये क्या होता है? विभिन्न चरणों से गुजरता है, इसकी एक निश्चित प्रोसेस होती है, इसमें कंटिन्यूटी भी पाई जाती है, निरंतरता का गुण भी होता है इसमें। तो इस प्रकार की एक क्या है? व्यापक मानसिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ये एक प्रक्रिया विशेष नहीं होकर संपूर्ण, जैसे बहुत सारी प्रक्रियाओं का क्या है? एक संगठन है। क्या? अधिगम। समझ गए बात को? अब देखो, इसके लिए अधिगम की जो प्रोसेस है उसको लेकर स्मिथ ने क्या कहा। स्मिथ नाम के थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, स्मिथ स्मिथ ने क्या कहा? स्मिथ ने कहा कि भाई जो संक्षिप्त रूप से सीखने की प्रक्रिया में कोई अभिप्रेरक होता है। मतलब सीखने की प्रक्रिया हम कब सीखेंगे? जब हमारे अंदर क्या होगा? कोई ना कोई मोटिवेशन होगा, कोई ना कोई क्या होता है? रीजन होता है। मैंने आपको बताया था, जैसे अपन अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अपने को पूछ ले कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी क्यों कर रहे हो भाई, तो बस सीधी सी बात है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में अच्छी खासी सैलरी मिलती है और पूरे जिंदगी भर का क्या है? लाइफ सिक्योर है, उसमें कोई मतलब जब तक जिंदा है तब तक देंगे गवर्नमेंट आटा पानी। तो इसको लेकर अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। तो ये अपने अंदर क्या है? एक तरह का मोटिवेशन है। अब देखो, जैसे कोई तैयारी नहीं कर रहा था और उसको बोल दिया किसी ने कि तू तो
देखो इसमें क्या करेंगे, जो सार निकालेंगे पहले इसमें से सारा, फिर उस सार को एक नियम में बांध लेंगे कि भाई इसका जो सार ये है और इसमें ये नियम लग रहा है, ठीक है। और फिर उसका संबंध पूर्ण ज्ञान से जोड़ते हुए उसे सीखा जाता है। जैसे मान लो आपको कंटिन्यू सीक्वेंस दे रखा है कि 4 2 4 6 8 10 ऐसी संख्याएं दे रखी है, तो आपने इसका पूरा सार देखा कि एक तो ये सम है, ठीक है। फिर इसको एक नियम में बांधा कि ये 2n के रूप में, जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब n की जगह नेचुरल नंबर अर्थात 1 2 3 रखा जाता है। तो n की जगह रखो नेचुरल नंबर 1 2, तो क्या प्राप्त हो रहा है 2 4 6 8 10 ऐसे। तो आपने इसको पूरा एक नियम के अनुसार समझ लिया। फिर इसका संबंध संपूर्ण ज्ञान से जोड़ा। संपूर्ण ज्ञान से कैसे जोड़ा कि भाई यदि नेचुरल नंबर आदि को यदि हम 2 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमें क्या प्राप्त होती है, सम संख्याएं प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये जो इतना लंबा चौड़ा खाका था उसको आपने एक नियम के साथ बांध कर और उसको समझ कर और पूरे ज्ञान के साथ जोड़ लिया, ठीक है। ऐसे कनेक्ट करना चीजों को, तो ये होता है अर्थपूर्ण सीखना, ठीक है। और नॉर्मल भाषा में आप समझना चाहो कि नहीं सर इतना लंबा याद नहीं रखेंगे, हमें तो एक बार में बता दो, तो एक बार में ऐसे याद रखना कि किसी चीज को समझ करके नया कुछ नहीं खोजना है। देखो इसमें 3 चीजें, पहला अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण सीखना में आप रट भी सकते हो, समझ भी सकते हो। नंबर 2, रटना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ क्या करना है, कुछ नया निकालना है, ठीक है। समझ कर, सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, समझ कर कुछ नया निकालना। नंबर 3 रटना, और नंबर 4 अर्थपूर्ण सीखना है। इसका मतलब है 100% हमको क्या करना है, समझना है, ठीक है। ऐसे आप याद रख लेना। आगे देखो, आगे एक होता है औपचारिक अधिगम और एक होता है अनौपचारिक अधिगम, ठीक है। फॉर्मल लर्निंग और इनफॉर्मल लर्निंग, ठीक है। अब नाम से स्पष्ट है, औपचारिक मतलब फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है। जैसे आप स्कूल में जाते हो, एक निश्चित नियम के अंदर बंधे हुए जाते हो और वापस मतलब छुट्टी होने पर आते हो, निश्चित कालांश लगते हैं, उसमें आप सीखते हो। मतलब यदि आप किसी नियम के अंतर्गत सीख रहे हो तो वो तो होता है आपका औपचारिक अधिगम, और यदि आप बिना किसी नियम के रैंडमली सीख रहे हो तो वो होता है अनौपचारिक अधिगम। जैसे आप कार चलाना सीख रहे हो, एक आपके घर पे कार है, आप मतलब अपने बड़े भाई या पापा के पास में बैठ के कभी सीख लेते हो, कभी नहीं सीखते हो, कभी मन होता है, खुली सड़क होती है तो थोड़ा बहुत चला लेते हो, या कभी नहीं चलाते हो। तो इस प्रकार से सीखना आएगा अनौपचारिक में। और यदि आपने कोई ऐसे कोई ड्राइविंग की जो स्कूलें वगैरह होती है बड़ी सिटियों में वगैरह में देखा होगा आपने, शहरों में, तो वहाँ पर वो निश्चित फीस जमा कराते हैं और 10-15 दिन एक निश्चित टाइम पर आपको सिखाएंगे कि ये गियर क्लच इस प्रकार से चलाना है। तो वो आ जाएगा औपचारिक अधिगम के अंतर्गत। आ गई बात समझ में? तो देखो इसको करते हैं रब। देखो मेरा उद्देश्य कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाना है, नहीं कि मेरा वॉचिंग टाइम बढ़ाना, ठीक है। अब देखो इसमें अधिगमकर्ता द्वारा किसी अनुशासनात्मक वातावरण में कुछ खास तरह के नियमों व सिद्धांतों के अनुरूप किसी कौशल को सिखाना, मतलब निश्चित नियमों के अंतर्गत कुछ सिखाना। और अनौपचारिक अधिगम में क्या होता है, माता पिता, पड़ोस और साथियों द्वारा प्राप्त शिक्षा। आगे देखो इसमें क्या होता है, जैसे शिक्षक शिक्षार्थी को सिखाया गया अधिगम, ये किस में आता है, इसमें अनौपचारिक अधिगम में, ठीक है। मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा सिखाया गया अधिगम। आगे देखो अधिगम के अनुक्षेत्र, ठीक है, ये क्या है, डोमेन्स ऑफ लर्निंग। अधिगमकर्ता के संपूर्ण व्यवहार से संबंधित वे पक्ष जिनमें अपेक्षित परिवर्तन लाने की प्रक्रिया किसी न किसी रूप से सभी प्रकार की अधिगम परिस्थितियों में चल रही है। इस आधार पर अधिगम के अनुक्षेत्रों को निम्नलिखित 3 प्रकार से बांटा गया है। अब देखो ये क्या है, ये ऐसे कहना चाह रहा है कि अधिगमकर्ता के व्यवहार में हमको क्या लाना है, परिवर्तन लाना है, ठीक है। जो सीख रहा है उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा तभी तो हम बोलेंगे कि उसको क्या हुआ है, अधिगम हुआ है, ठीक है। तो व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अब उसके किसी न किसी रूप से सभी प्रकार की अधिगम परिस्थितियों में चल रही है, मतलब उसके सभी प्रकार का जो व्यवहार है उसमें क्या किया जा रहा है, जो संज्ञानात्मक रूप से, भावात्मक, क्रियात्मक, ऐसे तरह तरीके से उसे क्या किया जा रहा है, सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो इस आधार पर इसको कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। कौन कौन सा, एक तो संज्ञानात्मक, ठीक है, एक क्रियात्मक और एक क्या है, भावनात्मक। इन 3 क्षेत्रों में बांटा किस हिसाब से कि भाई उसकी अधिगम परिस्थितियां चल रही है अलग अलग प्रकार की, ठीक है। अब जैसे संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में क्या होगा, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में होता है उसके दिमाग में डाटा फीड करना, सिर्फ नॉलेज डालना, तो ये होता है संज्ञानात्मक। अब भावनात्मक में क्या आएगा, भावनात्मक में जैसे सुख दुख, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध आदि को लेकर वो परिपक्व होता है। क्रियात्मक में क्या आएगा, कोई क्रिया विशेष पर वो
परफेक्ट होने का क्या करता है, प्रयास करता है। अभी आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको और समझ में आएगा। अधिगम का संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, इससे संबंधित अधिगम का उद्देश्य अधिगमकर्ता के संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन होता है। संज्ञानात्मक मतलब मानसिक रूप से उसके दिमाग में जो डाटा फीड है, ठीक है, डाटा फीड करना, और डाटा फीड करके मतलब सारी की सारी दिमाग से संबंधित क्रियाएं, ठीक है। जैसे आप एक बोलते हो एक दिल होता है एक दिमाग होता है, तो ऐसे समझ लो दिल से रिलेटेड जो चीज होती है वो भावनात्मक में जाएगी, और जो दिमाग से रिलेटेड है वो किस में जाएगी, संज्ञानात्मक में। देखना कैसे, मैं ज्यादा से ज्यादा इस लैंग्वेज को सिंपल करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो, इससे संबंधित अधिगम का उद्देश्य अधिगमकर्ता के संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन होता है, और इस व्यवहार में ज्ञानेंद्रियों तथा मस्तिष्क की क्या होती है, भूमिका होती है, मुख्य रूप से रहती है। जैसे सोचना, देखो ये दिमाग से रिलेटेड, कल्पना करना दिमाग से रिलेटेड, तर्क करना ये भी दिमाग से रिलेटेड, वर्णन और व्याख्या करते हैं वो भी किस हिसाब से करते हैं, दिमाग से करते हैं, ठीक है। स्मरण करना मतलब याद करना, ये दिमाग से रिलेटेड, ठीक है। तो इनमें परिवर्तन करना, इन चीजों में परिपक्वता लाना, इनमें चेंजेस करना, ये सब किस में आएंगे, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में आएंगे। आगे बात समझ में, तो ये चीज है। अब देखो आगे देखिए, अधिगम का क्रियात्मक अनुक्षेत्र, इसका उद्देश्य अधिगमकर्ता के क्रियात्मक या मनोशारीरिक व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है, ठीक है। अधिगमकर्ता के क्रियात्मक या मनोशारीरिक, अब देखो इसमें शरीर से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है ना वो आएगी, जैसे चलना, दौड़ना, उतरना, चढ़ना, नाचना, गाना, खाना और पीना। आ गई, मतलब शारीरिक क्रियाएं किस में आएगी, शारीरिक क्रियाएं ये आएगी आपके क्रियात्मक अनुक्षेत्र में। कैसे याद रखोगे, क्रिया कैसे की जाती है, शरीर से की जाती है कोई क्रिया, तो शारीरिक क्रियाएं आ गई। और इसको कैसे याद में रखोगे, संज्ञानात्मक में से क्या निकालो, ज्ञान निकालो, और ज्ञान किससे रिलेटेड है, मस्तिष्क से, अर्थात दिमाग से रिलेटेड चीजें, ठीक है। अब बढ़ो आगे, और आगे क्या कहता है, और आगे आता है अधिगम का भावनात्मक क्षेत्र। तो भावनाएं कहाँ होती है, भावनाएं होती है दिल में। तो अब देखो दिल से रिलेटेड चीज आएगी, अधिगमकर्ता के भावनात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना, जैसे देखो दुख, सुख, प्रेम, घृणा, तिरस्कार आदि भावों की अभिव्यक्ति करना, और ये भाव भी किसमें होते हैं, दिल में होते हैं। तो ये परिवर्तन लाना किस में आएगा, अधिगम के भावनात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो विद्यार्थियों, ये थी अपनी आज की क्लास। ये आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और ये जो नोट्स की ये पीडीएफ है, देखो ये पूरी की पूरी पीडीएफ बना रखी है, इससे आप अच्छे नोट्स बना सकते हो, रजिस्टर लेकर अच्छे से नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम जो चैनल है उसका जो लिंक है वो दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन ऐसे चिन्ह बनाया हुआ है वीडियो के नीचे, तो उस पर आप क्लिक करके और उसमें से इस टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ और भी कोई दिक्कत हो तो आप निम्न नंबरों पर क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो, ठीक है विद्यार्थियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।